सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अभी हम कुछ लेक्चर्स से जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, और आज लास्ट हम एंडोक्राइन सिस्टम को वाइंड अप करके नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। देखो, हमें स्टार्ट करना है पेनक्रियास से। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो पेनक्रियास का डायग्राम, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको काफी डिटेल में पढ़ा था, एंड उस टाइम पे हमें याद था ये क्या रिलीज कर रहा था, पेनक्रियाटिक जूस। इफ यू ऑल रिमेंबर, आई नो आप सबको याद भी होगा कि हमने पेनक्रियाटिक जूस के अंदर तो काफी सारे एंजाइम्स की बात की थी। तो पेनक्रियास उस टाइम पे क्या रिलीज कर रहा था, पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस के साथ साथ इसका एक और काम भी है। यू कैन से कि पेनक्रियास एक ही टाइम में दो काम करती हैं। तो यहाँ पे जब वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा था तब उसका कौन सा रोल था, एक्सोक्राइन रोल। क्या मतलब, बेसिकली कौन सा टाइप का ग्लैंड था वो, एक्सोक्राइन ग्लैंड था। दूसरी तरफ अगर आप इसी का ही एक और काम देखो, जो कि क्योंकि डेफिनेटली आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ो तो इसका एक एंडोक्राइन काम भी होगा, तो उस टाइम पे ये क्या रिलीज करता है, हार्मोन्स। सो इन शॉर्ट, पेनक्रियास दोनों काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, जिसमें से एक्सोक्राइन का जो काम था वो अपन डाइजेशन में पढ़ चुके। अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन के बारे में। ठीक है, अब इधर देखो, एंडोक्राइन में हार्मोन्स जो रिलीज करता है, बेसिकली इसके अंदर स्पेशल सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। दीज आर कॉल्ड एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये तो नाम है सेल का। भाई आपको याद हो ना, तुमने पेनक्रियास पढ़ा था, पेनक्रियास में मैंने तुम्हें दो टाइप की सेल्स बताई थी, याद करो। एक मैंने बताया था एसिनी सेल्स। एक कौन सी सेल्स थी अपनी, एसिनी सेल्स। एसिनी सेल्स क्या करी थी, सारा पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करी थी। दूसरी सेल जो है, दीज आर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। बड़ा मस्त नाम है ना, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये दो मेन हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन सी, अब इसमें भी तुम दो टाइप की सेल देखते हो। एक होती है हमारी एल्फा सेल और दूसरी होती है हमारी बीटा सेल। अच्छा, किसी किसी बुक्स में तुम चार टाइप की सेल्स पढ़ोगे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में से, बट ये दो इंपॉर्टेंट है, एल्फा सेल एंड बीटा सेल। अब एल्फा सेल एंड बीटा सेल क्या क्या रिलीज करती है ये देख लेते हैं अपन। देखो, एल्फा सेल जो है हमारी, ये बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। इट इज कॉल्ड एज ग्लूकागॉन। और अभी तुम देखोगे ना कितना इंटरेस्टिंग काम करते हैं दोनों मिलके। ये देखना, एल्फा सेल क्या रिलीज कर रही है, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन, जिससे तुम बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो। इंसुलिन तो तुमने कई बार सुना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ग्लूकागॉन रिलीज कर रही है, इंसुलिन रिलीज कर रही है। अब ये दोनों करते क्या है वो अपन को देखना है। तो इसकी पिक्चर शुरू होती है जब तुम खाना खा रहे हो। ठीक है, आपने, ये आप हो, ये रहे आप, ये हो आप। ठीक है, ये रहे, और अरे ये थोड़ा एलियन जैसा बन गया, बट ये कोई इंसान है। ठीक है, मतलब कलर चेंज होने से एलियन बन गया। ये रहा इसका फूड, ये इसने फूड खाया। ठीक है, फूड खा लिया, कोई नहीं, यहाँ तक तो अपन ने पढ़ा ही है। फूड खाने के बाद फूड का डाइजेशन हो गया। डाइजेशन तो होता ही है ना भाई, सिंपल सी बात है। खाना जो भी तुम खा रहे हो, खाने का डाइजेशन होगा। खाने के डाइजेशन के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ, अगेन सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट की बात कर रही हूँ। स्लाइड चेंज हो गई थी बाय मिस्टेक, तो इधर ही लिख लेते हैं अपन। फूड में भी अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तुमने डाइजेस्ट कर लिया, और मैंने इसको किस फॉर्म में बना दिया, डाइजेस्ट करके ग्लूकोज की फॉर्म में बना दिया। अब ग्लूकोज की फॉर्म में क्या होने वाला है, बेसिकली देखो, ये रही हमारी विलाय, और ये रही हमारी, मतलब ये रही अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये रही अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की विलाय। सो इन विलाय ने क्या किया, ये सब कुछ ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया, और ये गया अंदर। ये लो, ये गया अंदर। ठीक है, गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे आओ, देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय जब इस ग्लूकोज को अंदर ले लेती है, तो तुमको पता है आगे ये किसको देने वाली है, ब्लड को। तो यहां से ये डिसाइड हो गया आपका ब्लड में जाने का काम। ये लो, ब्लड। ठीक, अब आगे देखो, ब्लड के अंदर जैसे ही ग्लूकोज डालोगे, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जो मैं बातें बोल रही हूँ वो कान खोल के सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस सुनो, जैसे ही आप खाना वाना खा लोगे, डाइजेशन हो जाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बन चुका है। अभी ग्लूकोज डेफिनेटली एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज तुम्हारा ब्लड के अंदर जाता है, क्या बढ़ जाता है, अपना ब्लड शुगर लेवल। क्या हो जाता है, ब्लड में शुगर लेवल। डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज ओनली। सो ब्लड शुगर लेवल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना, आपकी पेनक्रियास को पता चल जाएगा, ओहो अच्छा ब्लड में शुगर बढ़ चुका है, चलो लेट्स डू वन थिंग, अब मैं रिलीज करना शुरू कर देती हूँ इंसुलिन।
ये बात समझ रहे हो तुम? अच्छा, इसके बाद मुझे सबसे कॉमन क्वेश्चन जो याद आता है बच्चों का वो यही होता है, सबसे पहले बच्चे ये पूछते हैं पेनक्रियास को कैसे पता चल जाता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया? तो ये बहुत ईजी है। देखो भाई, ब्लड घूम रहा है तुम्हारी बॉडी में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लड पेनक्रियास के पास जाएगा ही नहीं, तो ब्लड घूम घाम के पेनक्रियास के पास भी जाता है। जब वो पेनक्रियास के पास जाता है तो क्या पेनक्रियास डिटेक्ट नहीं कर सकता कि शुगर लेवल बढ़ गया? अब तो पता चल ही जाएगा। सो पेनक्रियास जब डिटेक्ट कर लेता है कि अभी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ चुका है, उस कंडीशन में वो क्या रिलीज कर देता है? इंसुलिन। और इंसुलिन बहुत ही कमाल का काम करता है, वो देखो तुम लोग। इंसुलिन का काम क्या होता है? ये रही तुम्हारी ब्लड वेसल्स, इनमें रहा ये ग्लूकोज। इसका काम होता है कि जितनी भी सेल्स हैं अभी बेचारी अपसेट चल रही है, ओ मेरे पास ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज आएगी तो मैं उससे एनर्जी बनाऊंगी, यही सोचती है ना सारी सेल्स। सो सारी सेल्स वेट कर रही कब आएगी ग्लूकोज, मतलब तुम समझ सकते हो कि ये उसका इंतजार कर रही हैं, ये सोच रही हैं कब आएगी ग्लूकोज, कब आएगी ग्लूकोज। इंसुलिन ये इंतजार कम करती है। कैसे? देखो, ब्लड में जो ग्लूकोज घूम रहा है, इन शॉर्ट इंसुलिन सेल्स को प्रोवाइड करवाती है। तो आपकी सेल्स जो हैं वो इंसुलिन की एक्शन के कारण और ज़्यादा फटाफट ग्लूकोज लेने लग जाती हैं। एज सून एज जैसे ये ग्लूकोज ले लेंगी, ओ अच्छा ये देखो, जैसे ही ग्लूकोज ले लेंगी, इसका अपन थोड़ा सा हुलिया ठीक करते हैं। सो सारी सेल्स को जैसे ही ग्लूकोज मिल जाएगा, सारी सेल्स हो जाएंगी बहुत ज़्यादा खुश। ये लो, सेल्स खुश। सेल्स क्यों खुश है भाई? सेल्स को ग्लूकोज मिल चुकी है और इस ग्लूकोज को यूज करके वो क्या बनाने वाली है? खूब सारी एनर्जी। तो ये काम है अपने इंसुलिन का। इसका जस्ट ऑपोजिट काम करता है कौन? ग्लूकागॉन। देखो क्या काम होता है, बहुत ही सिंपल सा काम होता है। देखो बहुत सी बार होती है अपन लोग फास्टिंग वगैरह करते हैं, व्रत रखते हैं, है ना, पता है ना, कोई सा व्रत आ रहा है, लंबे लंबे व्रत रखते हैं लोग। सो व्रत के टाइम पे आप खाना नहीं खा रहे, ये कॉमन सी बात है कि जब आप व्रत रख रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, फास्ट के टाइम पे आप फूड तो खाते नहीं हो, ठीक है भाई, नहीं खाते फूड नहीं खाते तो डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी को फूड तो इन शॉर्ट तुम्हारी बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज तो चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है? देखो ये रहा आपका ब्लड, ये रहा ब्लड। अब आपने खाना ही नहीं खाया, जब खाना नहीं खाया तो ब्लड के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे इस जगह पर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? डेफिनेटली कम। अगर मैं ग्लूकोज के लेवल को ब्लड शुगर लेवल बोलूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे, ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा? कम। वापस सुनो, जब मैंने खाना नहीं खाया तो डाइजेशन ही नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज नहीं मिली, ग्लूकोज है ही नहीं तो ब्लड में कहाँ से ग्लूकोज आएगी? तो अगर ब्लड में ग्लूकोज नहीं है तो ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा? एकदम कम। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो वापस पेनक्रियास को पता चल जाता है कि यार अभी तो नॉर्मल से भी कम चला गया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, आई नीड टू डू समथिंग। इस कंडीशन में आपकी कौन सी सेल काम आएंगी? अल्फा सेल्स। कौन सी सेल्स काम आती हैं आपकी? अल्फा सेल। किसकी? पेनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स क्या रिलीज करना शुरू कर देती हैं? ग्लूकागॉन। अब देखना, बहुत सारे बच्चे ना दो टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, ये मेरा जनरल एक्सपीरियंस है, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकागॉन में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। ध्यान से सुनना, एक है आपके पास लिवर, एक ही है आपके पास, इसके अंदर जितनी भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी ना, कभी कभी अपन ज्यादा जो खाते रहते हैं, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आप किसकी फॉर्म में स्टोर कर लेते हो? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लस आपकी जो मसल्स होती है ना, ये हाथ की, इमेजिन कर लो ये आपके हाथ की मसल्स है, यहाँ पे भी कुछ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर होता है, तो 1 इन योर लिवर एंड 2 इन योर मसल्स। ठीक है, लिवर एंड मसल्स में स्टोर होता है एंड यहाँ पे बेसिकली स्टोर्ड रहता है। जब एक तरीके से तुम समझ रहे हो, जैसे अपने घर में फ्रिज होते हैं ना, अपने फ्रिज में क्या करते हैं अपन? फ्रिज में खाने का सामान बचा के रख लेते हैं। सिमिलरली आपकी बॉडी भी मुश्किल वक्त के लिए खाना बचा के रखती है, न्यूट्रिएंट बचा के रखती है, जो कि अभी ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अभी आपको पता चल गया या आपकी पेनक्रियास को पता चल गया वो मुश्किल घड़ी आ चुकी है और मुझे ग्लूकोज की जरूरत है। इस कंडीशन में यहाँ पे इमेजिन करो, ये रही तुम्हारी पेनक्रियास, पेनक्रियास रिलीज कर देगी ग्लूकागॉन। डेफिनेटली ग्लूकागॉन रिलीज हुआ है तो कहाँ पे रिलीज होगा? ब्लड में। ब्लड से भागा भागा ग्लूकागॉन कहाँ पे जाएगा? लिवर के पास जाएगा। लिवर के पास जाके बोलेगा भाई जो ग्लाइकोजन तुम स्टोर करके बैठे हो ना, फटाफट उसको तोड़ो और ग्लूकोज बनाओ। समझ रहे हो तुम? मैं हूँ ग्लाइकोजन। देखो ब्लड शुगर लेवल डाउन हुआ, पेनक्रियास को पता चला कि यार बहुत ज़्यादा शुगर लेवल डाउन हो चुका है, फटाफट कुछ करना पड़ेगा। तो उसने मुझे निकाला, मैं कौन हूँ? ग्लूकागॉन। मैं भाग के कहाँ पे जाऊँगी? सबसे पहले लिवर के पास जाऊँगी। लिवर को बोलूँगी प्लीज़ जल्दी से ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाओ, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में। और ऐसा ही होता है, जितना भी ग्लाइकोजन होता है ना, उसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर?
ग्लूकोज के अंदर, सारा एक कलर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम समझ जाओ। यहाँ लिख देते हैं ग्लूकोज ब्लू कलर से, ये रहा ग्लूकोज। तो ये जितना भी तुम ग्लाइकोजन स्टोर करके बैठे हो ना, फटाफट फटाफट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कहाँ पे डाल दिया जाता है, आपके ब्लड में, और एज अ रिजल्ट आपका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा। समझ गए? सिर्फ एक लेवल का खेल है। अगर ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर देंगे, ये ज़्यादा वाला केस है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, इन दैट कंडीशन आपकी जो पेनक्रियाज है वो क्या रिलीज कर देंगी, ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन एक्ट करती है ग्लाइकोजन पे। इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज तो नहीं होगे। एक मैं बोल रही हूँ हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन, ठीक है, और एक मैं बोल रही हूँ स्टोर्ड फॉर्म जिसका नाम है ग्लाइकोजन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपकी बॉडी के अंदर शुगर को मेंटेन करने का काम है। तो यहाँ पे अपन एक जो आखिरी लाइन लिख रहे हैं वो ये है, शुगर होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है, शुगर होम्योस्टैसिस, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट आता है टेस्टिस एंड ओवरी। मैं सोच रहा हूँ टेस्टिस एंड ओवरी दो बार डिस्कस करने का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अपन को रिप्रोडक्शन में इसको डिटेल में ही पढ़ना है। तो टेस्टिस एंड ओवरी जो कि मेल फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बट रिप्रोडक्शन टॉपिक में, ठीक है। तो इन दोनों को अभी अपन यहाँ से हटा रहे हैं, और इसके साथ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। मेरे को याद है अच्छी तरीके से कि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट जो रिप्रोडक्शन में समझाने हैं, LH-FSH का काम समझाना है, टेस्टिस ओवरी समझानी, क्योंकि ये सारा टॉपिक ना एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डील नहीं करी, हम डायरेक्टली उसको रिप्रोडक्शन में डील करेंगे, ठीक है। नाउ वील स्टार्ट विद द यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट बच्चों को सबसे ज्यादा डर भी लगता है नर्वस सिस्टम से। इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता दूं, ध्यान से सुनना, बातें बहुत ईजी है, और जो टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो तुम बिल्कुल कान खोल के सुनो, ठीक है। अब देखो, ये है आपका नर्वस सिस्टम। पहली बात तो अपन को पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम करता क्या है। तो बॉडी को कंट्रोल करने का काम दो सिस्टम्स को दे रखा है, एक आपके एंडोक्राइन सिस्टम को, एक आपके नर्वस सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन रिलीज कर करके कंट्रोल कर रहा था, नर्वस सिस्टम क्विक रिस्पॉन्सेज देता है। देखो कितनी ईजी एग्जाम्पल है, मैं दे रही हूँ, मैं बोलती जा रही हूँ, तुम कंटिन्यूसली अभी स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन देख के तुम सुन भी रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हें समझ भी आ रहा है, अच्छा यार ये मैम क्या बात कर रही है, मुझे समझ आ रहा है। उसके बाद आप इतने होशियार हो कि फटाफट फटाफट उसका रिस्पॉन्स देने के लिए तुम फटाफट कुछ टाइप भी करके भेजते हो, अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा ये क्यों हुआ, हाँ मैम समझ आ गया, ये सब बातें लिखते हो ना तुम। तो ये क्यों लिख पा रहे हो? क्योंकि आपकी बॉडी क्विक रिस्पॉन्स दे रही है। कैसा क्विक रिस्पॉन्स दे रही है? जो भी आप स्क्रीन पे देखते हो फटाफट देखते हो, सुनते हो। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, जैसे नॉर्मली होता है ना, लैग आ जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। पिक्चर तुम्हारे दिमाग के सामने अभी बनी, उसके 2 मिनट बाद तुम्हें सुनाई आता है, उसके कुछ सेकंड बाद तुम्हें समझ आता है कि मैंने बोला क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये जो पिक्चर तुम्हारी क्लियर चल रही है ना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम। सो थैंक्स करो अपने नर्वस सिस्टम को जो तुमसे इतना बढ़िया शानदार काम करवा रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब आगे देखो। ओके, देखो आपका जो ओवरऑल नर्वस सिस्टम है, जितना ओवरऑल की मैं बात कर रही हूँ, उस नर्वस सिस्टम को ब्रॉडली आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। यार तुम्हारी इतनी बड़ी सारी बॉडी है, फील कर रहे हो ना कितनी बड़ी सारी बॉडी है, 2 हाथ को कोऑर्डिनेट करना है, 2 पाँव को कोऑर्डिनेट करना है, इंटरनल सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करना है, तो डेफिनेटली नर्वस सिस्टम को थोड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा अपना। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहला पार्ट क्या होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब तुमको पता है, ये नाम से समझ आने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या है। देखो, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब जो बिल्कुल सेंटर में, आप ध्यान से देखो, ये रहा तुम्हारा ब्रेन, ये रहा तुम्हारा ब्रेन, ठीक। और जस्ट पीछे अगर आपको पता हो तो बिल्कुल सेंटर में रन करती है आपकी वर्टिबल कॉलम, उस वर्टिबल कॉलम में रन करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो जो पार्ट अपने सेंटर में हो, क्या क्या आ रहा है, एक तो मेरे पास 2 चीजें आ रही है, देखो मेरे पास नहीं, अपन सबके पास, एक तो ब्रेन आ रहा है अपना सेंटर में, ठीक है, और दूसरा अपना स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है सेंटर में। तो क्योंकि ये दोनों सेंटर में आते हैं, प्लस तुम्हारी बॉडी का सारा जितना भी काम है ना संभालने का, वो सब यही कर रहे हैं, इसलिए इस पार्ट को क्या बोल दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे होता है ना, सेंटर में
इंडिया के सेंटर पार्ट में दिल्ली आता है, इसलिए उसको हम सेंट्रल एरिया मानते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी के बिल्कुल मिडिल पार्ट में आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला। सेकंड बात, यही हमारा करता धरता है, जो भी तुम कर रहे हो ना, मतलब जितना भी तुम रिस्पॉन्स देते हो दिन भर में, किसी से अच्छे से बात करते हो, किसी से प्यार से बात करते हो, किसी से बहुत ही गंदे से बात करते हो, क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या प्रोसेसिंग चल रही, सब कुछ इसी के कारण हो रहा है। सो आप जो हो बेसिकली आप इसी के कारण कर रहे हो, ठीक है। अब आओ दूसरे पे, पेरीफेरल। पेरीफेरल में वर्ड आता है पेरी, मैंने तुम्हें कई बार बता रखा है, पेरी परे साइड वाले, है ना। तो जो भी इस सेंटर पार्ट को छोड़ के साइड में जाता है वो पूरा पार्ट किस में आ जाता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। सो सेंटर क्या हो गया, सेंट्रल, और साइड वाला क्या हो गया, पेरीफेरल। ये लो, ये रहा आपका साइड। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे जो मैंने यहाँ पे डाली है, देखो ये रहा आपका ब्रेन, सेंटर की साइड में आ रहा है, मतलब ये ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे तो नहीं, हाँ ऐसे खड़ा हुआ है। सो ये ऐसे खड़ा हुआ है, ये आपका इस साइड दिख रहा है आपको सेंटर, और फिर नीचे आ रही है आपकी ये वाली पार्ट, ये देखो ये आ रही है आपकी ये वाली पार्ट। सो ये दोनों जो पार्ट है ना आपका, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों फॉर्म करते हैं तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा, आगे की तरफ देखो, देखो बीच से ये इधर निकल रहा है, ये देखो इधर, ये देखो नर्व्स निकल रहे, दिखे तुमको ये नर्व्स, जो नर्व्स दिखे ये क्योंकि आपके साइड में जा रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ आ गई तुमको दो बातें, पहला मैं बोल रही हूँ सेंटर में और दूसरा मैं बोल रही हूँ साइड में जो जा रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? आई होप ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा, बिफोर इरेजिंग दिस एक बार इस एनिमेशन को देख लो, फटाफट देखो, देखो ये रहा ब्रेन, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, ये रही हमारी साइड की नर्व्स। तुम्हें अगर एनिमेशन में दिख रहा हो ना तो ध्यान से देखो, कुछ रेड रेड मूव कर रहा है, देखो फटाफट इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन जा रही है। मतलब इनफैक्ट अगर मैं अपना ही एक्शन बोलूं तो मैं इस करंट टाइम पे बोल भी रही हूँ, सोच भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, हाथ भी चला रही हूँ, और क्विकली रिस्पॉन्सेस चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा अभी यूं, फिर मैं धीरे से यूं होंगी, फिर मैं धीरे धीरे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्विकली है। तो आपका नर्वस सिस्टम हमेशा क्या होता है, एक्सट्रीमली फास्ट। ये बात याद रखना, जितना भी फास्ट रिस्पॉन्स तुम दे पाते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम। क्लियर है? बेस क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। नाउ सी, नर्वस सिस्टम में जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे तीन बातों को पढ़ना है। मुझे ब्रेन के बारे में पढ़ना है, मुझे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है जो कि मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहा है, फिर आया मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो भाई सबको कनेक्ट करना है, जैसे किसी भी मेन, दिल्ली को अगर मुझे पूरे देश से कनेक्ट करना हो तो रोड के थ्रू, ट्रेन ट्रैक के थ्रू अपन कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड है, एंटायर नर्व्स के थ्रू बना हुआ है। तो अभी जो आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो बेसिकली एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में अभी अपन को डिटेल में पढ़ना है। यानी कि आपके ओवरऑल नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है दैट इज न्यूरॉन, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। चलो अब पढ़ते हैं। देखो ये रहा आपका पार्ट, ये ओ कलर मैच हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। देखो ये रहा आपका पार्ट, मैं जिस पार्ट पे फोकस करूँ ना तुम ध्यान से देखना इसी पार्ट को। ये देखो ये रहा आपका पार्ट, ये जो पार्ट है इस पार्ट को, स्पेशली इसी पार्ट को देखना, सिर्फ इस पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी। यानी कि आपका जो न्यूरॉन है उसका मेन जो सेंट्रल पार्ट है उसको अपन बोलते हैं सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में भाई देखो अपन बोल रहे हैं ये मेन पार्ट है, तो भाई न्यूक्लियस तो इसी के पास होगा। तो आपका जो न्यूक्लियस होता है ना भाई, सिंपल सी बात है, न्यूरॉन इटसेल्फ इज अ सेल। ये आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है। इनफैक्ट इतनी लंबी लंबी न्यूरॉन्स होती हैं जो यहाँ से लेके बिल्कुल डायरेक्ट आपके पाँव तक पहुँच जाती है, बिल्कुल बेस पाँव तक पहुँच जाती है। तो न्यूरॉन्स जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। ये तो तुमने पढ़ ही रखा होगा, फन फैक्ट्स हैं ये तो अपनी बॉडी के, कि हमारी बॉडी में सबसे लंबी सेल है न्यूरॉन। और न्यूरॉन लंबी है तो डेफिनेटली भाई लंबी है तो सेल के अंदर तो सेल वाले पार्ट होंगे ही सही। सो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इस सेल बॉडी में होता है। न्यूक्लियस के अपार्ट भी कुछ कुछ चीजें होती है जो तुमने सुन रखी होंगी। इसमें से एक मजेदार चीज क्या है, इस साइटोप्लाज्म। देखो जहां जहां, मतलब मजेदार तो नहीं है बट है, न्यूक्लियस के साथ जहां जहां तुम जाओगे साइटोप्लाज्म तो होगा ही सही, क्योंकि रिएक्शन पार्ट क्या फॉर्म करता है आपका साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में आपको अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। उनमें से कुछ स्पेशल का नाम मैं बताती हूँ। एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनल जो मिलता है उसका नाम होता है निजल्स बॉडी। दीज आर कॉल्ड एज निजल्स बॉडी। निजल्स बॉडी असली में कुछ भी नहीं है, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना,
प्लस उसमें जो राइबोसोम जुड़ के RER बनाता है ना, वही यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म में क्या कहलाता है, निजल्स ग्रैन्यूल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, RER, बेसिकली RER का मॉडिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज RER का मॉडिफिकेशन। RER तो तुम्हें पता ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी का ही मॉडिफिकेशन है। अब इसके अपार्ट मैं चलती हूँ आगे, ये तो मेरा सेल बॉडी हो गया, अब मैं चलती हूँ इसके आगे। देखो, अच्छा निजल्स ग्रैन्यूल का काम भी सुन लो, निजल्स ग्रैन्यूल का काम भी सुन लो, कहीं गलती हो जाए तो। देखो, निजल्स ग्रैन्यूल का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल है, जहां RER का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, दे आर रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस। सो निजल्स ग्रैन्यूल आपको यहां मिलेंगे, प्लस सेल बॉडी के आगे की साइड कुछ प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। जैसे मैं ये सेल बॉडी हूं, मेरे आगे से कई सारे प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, एक नहीं कई सारे, मेनी एट अ टाइम। इन सबको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, देखो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको पहली बार पकड़ने का काम किसका होता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट किसको दे देती है, सेल बॉडी को। सेल बॉडी किसको दे देती है, इसके पीछे वाले पार्ट, एक्सॉन को। तो इन शॉर्ट, अगर मैं न्यूरॉन हूं तो मेरे आगे क्या निकल रहे हैं, डेंड्राइट। तो पहली बार इंफॉर्मेशन को कौन पकड़ता है, डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट पकड़ के सेल बॉडी को देती है, तो ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, दे रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक, अब डेंड्राइट के अंदर निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। यहाँ पे भी तुमको छोटे छोटे से निजल्स ग्रैन्यूल मिल जाएंगे। क्लियर है। अब आओ पीछे की साइड। पीछे की साइड अगर मैं बात करूं तो जो सेल बॉडी है उसके पीछे की साइड एक ही लंबी सी प्रोजेक्शन निकल रही है। वापस सुनो, सेल बॉडी के आगे तो मल्टीपल प्रोजेक्शन निकल रही है, बट सेल बॉडी के पीछे एक ही प्रोजेक्शन निकल रही है, और वो एक प्रोजेक्शन क्या है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं एक्सॉन। समझ गए, इतना बताओ तुम समझ ही गए कि ये मैं हूं और मेरे पीछे से एक प्रोजेक्शन निकल रही है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन सेल बॉडी के जिस पॉइंट से निकलती है, ध्यान से सुनना, जैसे एक पॉइंट है ना भाई, इस पॉइंट से ही निकल रही है एक्सॉन, तो जिस पॉइंट से एक्सॉन निकलना शुरू होती है उसी को हम बोलते हैं एक्सॉन हाइलॉक। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हाइलॉक। समझ गए, कुछ भी नहीं है, थोड़ा से ना हाई फाई नाम रख दिए, तुम डरा मत करो। एक तो बायो में ना बहुत सारे सिंपल सिंपल काम वाली चीजों के भी ना नाम बड़े हाई फाई होते हैं, सो डरना नहीं है, एक दो बार उनका काम समझोगे अपने आप नाम याद हो जाएगा। सो सेल बॉडी से पीछे से निकला एक्सॉन, एक्सॉन में जहां से जिस पॉइंट से निकला उस पॉइंट को हमने बोल दिया एक्सॉन हाइलॉक। इतनी बात क्लियर है। ये एक्सॉन हाइलॉक से ही निकला, एक्सॉन लंबा 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 जाए जा रहा है, यानी कि ये सिंगल ही है और लंबा है। तो अगर तुम एक्सॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो तो क्या लिखोगे भाई, सिंपल है, एक तो सिंगल है, सिंगल प्रोजेक्शन है, कैसा सा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल सा दिख रहा है। ठीक है भाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंड्रिकल है, साथ के साथ सिंगल है, सिलेंड्रिकल है, उसके अपार्ट ये पीछे जा रहा है, देखो लंबा जा रहा है, तो ये बड़ा काफी सारा लंबा है। लंबा होने के साथ साथ पीछे जाके डिवाइड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो पार्ट है ना, यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक चल रहा है और यहां जाके डिवाइड हो जाता है। देखो ये दिख रहा है तुमको, कुछ प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। कितना सिंपल नाम है यार, टर्मिनल वर्ड का मतलब ही होता है एंड, तो एक्सॉन जिस पॉइंट पे जाके एंड कर जाए उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्लियर है, आगे चलो। देखो एक्सॉन टर्मिनल तक समझ गए, तो देखो मैं एक बार मार्किंग दिखा देती हूँ। सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, ये सब मैंने बता दिया, एक्सॉन मैंने बता दिया और एक्सॉन टर्मिनल मैंने बता दिया। अब अपन पहले एक्सॉन टर्मिनल को पढ़ने से पहले आगे की तरफ देख लेते हैं। ये जो पूरी लंबाई है, ये जो तुमको पूरी लेंथ दिख रही है, कुछ इस तरीके से आपको लेंथ दिख रही है। इस लेंथ में डेफिनेटली तुमको कुछ उठाव से दिख रहे हैं। ये उठाव क्या होते हैं, देखो ये कंप्लीटली कवर्ड इस तरीके से कुछ कवरिंग्स होती हैं, ऐसे ये कवरिंग्स दिख रही है तुमको, ये शील्ड सी दिख रही है बीच बीच में, ये कहलाती है माइलिन शीट। दीज आर कॉल्ड एज माइलिन शीट। और इन माइलिन शीट को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, ये देखो, इनको बनाने वाली ये जो सेल्स है ना, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल सा नाम है, याद करो, श्वान सेल। देखो ये वाला पॉइंट अगर गलती से भी कोई कंफ्यूज हो गया तो एक बार वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा लेंथ, ठीक, लेंथ के ऊपर मैंने ये लगाई, ये माइलिन शीट, ये लो, ये बीच बीच में आ गई माइलिन शीट। और इस माइलिन शीट को सीक्रेट करने वाली सेल्स जो होती है ना, ये वाली जो ऊपर दिख रही है तुमको लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं श्वान सेल। ठीक है, तो अंदर वाली माइलिन शीट है और उसको सीक्रेट करने वाली श्वान सेल है। सो दिस इज श्वान सेल एंड ये है माइलिन शीट। ठीक,
दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या आपकी बॉडी की सारी न्यूरॉन में ऐसा माइलिन शीथ होता है? नहीं, आपकी बॉडी में दो टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं, जिनमें ये माइलिन होता है वो कहलाती हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जिनमें ये माइलिन नहीं होता वो कहलाती हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्लियर है? वापस सुनो, जिन जिन न्यूरॉन्स के अंदर ऐसा माइलिन मिलता है वो होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिन जिन न्यूरॉन्स में ऐसा माइलिन नहीं होता वो होती है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं जिनके पास है, तो जिनके पास है वो कैसी होंगी? पहले माइलिन शीथ और उसके ऊपर क्या होगी? आपकी श्वान सेल। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, तुम्हें दिख रहा है बीच बीच में एक गैप दिख रहे हैं, बीच बीच में एक गैप दिख रहे हैं तुमको। अब ये गैप क्या है? देखो, इन गैप्स को हम बोलते हैं, ध्यान से तुम, मुझे याद है, तुम्हें याद होगा, रणवीर सिंह के नाम से इंस्पायर्ड है, जिसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। इट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर कुछ भी नहीं है, इसको तुम ऐसे इमेजिन करोगे जैसे सबवे सर्फर खेलते हैं ना अपन, तुम लोगों ने भी खेला ही होगा। सबवे सर्फर में क्या होता है? वो लड़का ट्रेन के ऊपर कूद कूद के भागता है, ठीक है? तो तुम्हें पता है ना, बीच बीच में ट्रेन में भी तो गैप्स आते हैं। सिमिलरली जब इंफॉर्मेशन जाएगी ना यहाँ पे, इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल वैसे ही जंप करती हुई सी नजर आएगी। इंफॉर्मेशन यूं यूं डायरेक्टली कूद कूद के जाएगी, ऐसे एकदम सबवे सर्फर की तरह ना इंफॉर्मेशन फटाफट 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 भागेगी। तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में यही डिफरेंस होता है। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती है ना, उनमें इंफॉर्मेशन को पूरा पूरा चलना पड़ता है, पूरा पूरा चलना पड़ता है। क्यों भाई? कुछ है ही नहीं उनके पास। इस चीज को वापस समझो मैं जो बोल रही हूँ। देखो बच्चों, एक मैंने बताई आपको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ये है नॉन माइलिनेटेड, इस पे कुछ माइलिन शीथ है ही नहीं। एक मैं तुमको बता रही हूँ माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड है तो भाई सिंपल सी बात है, इस पे माइलिन की कवरिंग होगी इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन जब भी इन दोनों पे जाती है अलग तरीके से जाती है। इंफॉर्मेशन अगर नॉन माइलिनेटेड में जा रही है ना, तो उसको सीधी 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 जाना पड़ेगा, है ना भाई? पैदल 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 सीधा सीधा जाना पड़ेगा। और जब आप नॉन माइलिनेटेड के बारे में पढ़ रहे हो, सॉरी माइलिनेटेड के बारे में पढ़ रहे हो, तो इंफॉर्मेशन ऐसे कूद कूद के जाएगी, लाइक सबवे सर्फर। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो डेफिनेटली अब तुम मुझे बताओ, कमेंट में बताएंगे बच्चे कि इस पे स्पीड फास्ट होगी कि इस पे स्पीड फास्ट होगी। मेरा मतलब है कि इम्पल्स जब यहाँ से मूव करेगी, या मैसेज, नॉट इम्पल्स, मैसेज जब मूव करेगा तो वो यहाँ से जल्दी पहुंचेगा कि यहाँ से जल्दी पहुंचेगा? इसका आंसर आप लोग देंगे नीचे। चलो आगे चलते हैं। नाउ हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ये रही आपके न्यूरॉन का एंड, ये रहा, जिसको हमने क्या बोला था? एक्सॉन टर्मिनल। तो ये कुछ एक्सॉन टर्मिनल पे लास्ट की साइड इस तरीके की कुछ वेसाइकल्स होती हैं, इस तरीके से नॉब से होते हैं, मोटे मोटे, जैसे बल्ब नहीं होते अपने घर पे बड़े बड़े मोटे मोटे, वैसे होते हैं। इन बल्ब्स को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। दीज आर कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब्स। अब मैं एक साइनेप्टिक नॉब को जूम कर रही हूँ, सिर्फ एक को। देखो, ये है वो एक साइनेप्टिक नॉब, ठीक? इन साइनेप्टिक नॉब के अंदर ऐसे वेसाइकल्स होती हैं छोटी छोटी। तो जैसे ये एक्सॉन है, इसके पीछे ये रही एक साइनेप्टिक नॉब। इन साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होंगी? इस तरीके की वेसाइकल्स होंगी, लाइक दिस। इन वेसाइकल्स के अंदर भरा हुआ था बहुत सारे इंपॉर्टेंट माल, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। वापस सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? ये है अपनी न्यूरॉन, न्यूरॉन के एंड में एक्सॉन, एक्सॉन का एंड एक्सॉन टर्मिनल। इसके एक नॉब को मोटे मोटे को अपन ने जूम किया, उस एक को अपन बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर होते हैं छोटे छोटे से ऐसे वेसाइकल्स। वेसाइकल्स क्या होती हैं? छोटी छोटी सी थैलियाँ होती हैं जिनमें कुछ कुछ भरा होता है। जैसे वो नहीं होते होली के गुब्बारे, तुमने कभी देखा हो तो होली में छोटे छोटे से बलून्स यूज़ करते हैं ना, जिनमें पानी भर देते हैं। वैसे ही इमेजिन करो, ऐसे ये छोटे छोटे से बलून्स हैं, और इन बलून्स में पानी की जगह न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? वो केमिकल मैसेंजर जो कि अभी अपनी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाएगा। दिस इज द केमिकल मैसेंजर, ठीक है? क्लियर है तुम्हें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर? आई होप क्लियर है। बहुत ही सिंपल तरीके से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, मैं पहले ही बता दूं, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। नेक्स्ट, ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है,
ठीक है, तो डरना नहीं है इस टॉपिक से, बस समझना है ध्यान से। 1 मिनट भी तुम्हारा फोकस हिलना नहीं चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट मी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है, बट अगर तुमने फोकस से सुना तो तुम्हें पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? आप देखो, कुछ देखो, ध्यान से देखो, एनिमेशन चल रहा है, स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से देखना, देखो ये मैसेज देखो आगे जा रहा है, मैसेज जा रहा है, मैसेज जा रहा है, वापस देखोगे मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा। तुम ध्यान से देखो इस पिक्चर को, एक बार पहले ध्यान से देख लो इस पिक्चर को, देखो मैसेज जा रहा है, ठीक है। अब तुमको ये तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पे तुम्हें कोई माइलिन शीट नहीं दिख रही, तो ये कौन सी वाली नर्व्स की बात कर रही हूँ मैं? नॉन माइलिनेटेड की बात कर रही हूँ। तो हम बात कर रहे हैं कि जब भी तुम कुछ फील करते हो या किसी भी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स देते हो, तो किस तरीके से आपकी न्यूरॉन्स इसको कंडक्ट करती हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ नर्व इम्पल्सेस, हाउ नर्व्स कंडक्ट इंफॉर्मेशन, कंडक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का मेरा मतलब है जैसे मैं भी बोल रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, तुम कंटिन्यूसली सुन रहे हो, तो जो मैं बोल रही हूँ डेफिनेटली कुछ चीज़ें तुम नोट भी कर रहे होंगे, तो नोट कर रहे हो तो फटाफट फटाफट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है ना। तो किस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को या अपन इम्पल्स को किस तरीके से आगे ट्रांसमिट करते हैं, वो हमें देखना है इस आगे की पिक्चर में। देखो इसमें यही चल रहा है, ये इस तरीके से मूव करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है और एंड पे पहुंच रहा है। ये पिक्चर क्लियर है? अब तुम ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, पहले स्टार्ट करने से पहले ये जो मैं न्यूरॉन्स का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ 3 टर्म्स बताना चाहती हूँ, उसके बाद ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो सेल की एक स्टेट होती है, सेल खुद को एक स्टेट में मेंटेन करता है और उस स्टेट को हम बोलते हैं पोलराइज स्टेट। क्या बोलते हैं उस स्टेट को हम? पोलराइज स्टेट, ठीक है। पोलराइज स्टेट बेसिकली होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस ध्यान से सुनेंगे। पोलराइज स्टेट बेसिकली होती क्या है? सेल की ऐसी स्टेट जिसमें सेल के अंदर नेगेटिव माहौल होता है और सेल के बाहर पॉजिटिव माहौल होता है। वापस सुनो, जैसे ये है मेरी एक सेल, ये है मेरी एक सेल, ठीक है। सेल, अभी ये वाली सेल पोलराइज स्टेट में, इसका मतलब ये है इसके आसपास जितना भी इसका आसपास होगा, इसका रिमेनिंग यानी कि यू कैन से इसके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पॉजिटिव माहौल होगा। पॉजिटिव माहौल लिख देती हूं मैं यहाँ पर, पॉजिटिव माहौल, ठीक है। और इस सेल के अंदर नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा, यानी कि बाहर का माहौल तो पॉजिटिव है और इसके अंदर एनवायरनमेंट नेगेटिव है। कैसा? ये देखो, कलर चेंज करके देखते हैं, ये अंदर ये नेगेटिव एनवायरनमेंट लेके बैठा है। अभी मैं तुम्हें बता दूंगी पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है, ठीक है। तो ऐसी स्टेट जहां पे सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पॉजिटिव माहौल हो और सेल के अंदर खूब सारा नेगेटिव माहौल हो, इस टाइम पे ये सेल कौन सी स्टेट में कहलाती है? पोलराइज स्टेट। तो आपकी बॉडी की मेजॉरिटी सेल यही पोलराइज स्टेट मेंटेन करती हैं। समझ आ गई बात? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार ये नेगेटिव पॉजिटिव माहौल का क्या मतलब है, ये क्या बोल रही है मैम? ध्यान से सुनो, देखो बिल्कुल ध्यान से सुनो। नेगेटिव पॉजिटिव का माहौल मेरा ये नहीं है कि अंदर के लोग चुगलियां करते रहते हैं और बाहर के लोग बड़े पॉजिटिव हैं, मजे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आई जस्ट मीन टू से कि बाहर जितना पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनो, बाहर जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके कंपैरिजन में अंदर चार्ज कम पॉजिटिव है। बात समझ गए तुम? इसका मतलब सिंपल सा इतना हुआ कि मेरे पास अगर सपोज करो मेरे पास टोटल 100 रुपए, 100 रुपए मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 100 रुपए, ठीक है। इन 100 रुपए में से मैंने बाहर 80 रुपए दे दिए, ये बाहर वाले लोगों को 80 रुपए दे दिए और अंदर वाले लोगों को मैंने 20 रुपए दे दिए। समझ गए? बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो मैंने कंपैरेटिवली क्या किया, अब पैसे तो दोनों के पास हैं यार, ऐसा नहीं है पैसे नहीं है दोनों के पास, बट कंपैरेटिवली बाहर वाले के पास ज़्यादा पैसे हैं, अंदर वाले के पास पैसे कम हैं। तो अब तुम कह सकते हो ना पैसे वाइज बाहर वाले का माहौल तगड़ा है, पॉजिटिव है, और अंदर वाले का बेचारे का नेगेटिव है, 20 रुपये ही तो आ रहे हैं इसके पास। ऐसी स्टेट को पोलराइज स्टेट कहते हैं। और ये जो पोलराइज स्टेट होती है उसके अंदर कितना यूनिट मेंटेन होता है, ध्यान से सुनना, -70 मिलीवोल्ट चार्ज मेंटेन रहता है। इसका मतलब तुम इतना समझ सकते हो कि जो ओवरऑल बाहर है ना उसके कंपैरेटिवली, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, तुम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे, बाहर जितने पॉजिटिव आयंस है ना उसके कंपैरिजन में अंदर इमेजिन कर लो 70 आयंस कम है पॉजिटिव। समझ गए तुम? तो ऑटोमेटिकली भाई 100 में से 80 इसके पास है, 20 तुम्हारे पास है, तो तुम तो नेगेटिव ही होगे ना। सिमिलरली जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होता है, तो अंदर की साइड कैसा माहौल हो जाता है? नेगेटिव, और बाहर कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। समझ आ गया? ये पहला कॉन्सेप्ट था। अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना तो आई एम वेरी हैप्पी। इसके आगे की कहानी तुम्हें इन्हीं बेसिस पे समझनी, ठीक है? अब आगे सुनो। आपकी बॉडी की 2 सेल्स, एक आपकी मसल सेल्स
और एक आपकी बॉडी की नर्व सेल्स। इन दोनों को पोलराइज स्टेट में हमेशा रहना पसंद नहीं है। वापस सुनो, आपकी बॉडी की मसल सेल्स और नर्व सेल्स, इनको हमेशा पोलराइज स्टेट में रहना पसंद नहीं है। ये कहती है नहीं यार, अगर हम हमेशा पोलराइज स्टेट में रहेंगे ना तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये हमेशा अपनी पोलराइज स्टेट से चेंज फॉर्म में जाती हैं। तो इनके पास फॉर्म्स क्या होती हैं, देखो पहली स्टेट है आपकी पोलराइज स्टेट, जो कि मैंने बता दिया क्या होता है, कुछ भी नहीं है, बाहर ज़्यादा पॉजिटिव माहौल, अंदर कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव माहौल, तो अंदर नेगेटिव माहौल कह दो, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ यार बाहर ज़्यादा पॉजिटिव माहौल है, अंदर कम पॉजिटिव माहौल है, तो तुम्हें लगेगा माहौल तो पॉजिटिव है ना। पर अगर मैं तुमको ऐसे बोलूँ बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, तो तुम्हें पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, ये पोलराइज स्टेट से हमेशा अपनी स्टेट चेंज करते हैं ताकि ये अपना काम कर सकें। तो 3 स्टेट्स के बारे में तुम पढ़ोगे, पोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट एंड रीपोलराइज स्टेट। एंड आई प्रॉमिस यू एंड तक जाते जाते तुम्हें ये तीनों टर्म्स का मतलब बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, पोलराइज स्टेट तो मैंने तुम्हें समझा दिया, डीपोलराइज एंड रीपोलराइज अब मैं आगे समझाऊंगी। ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया, मतलब पहला क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही नहीं। सुनो, पहला जो टॉपिक है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि पोलराइज स्टेट मेंटेन रहती है। पोलराइज स्टेट में अभी न्यूरॉन के बारे में बात करूँ तो न्यूरॉन किस तरीके से पोलराइज स्टेट मेंटेन करती है, यानी कि न्यूरॉन ने ऐसा क्या जुगाड़ कर रखा है कि बाहर उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव आयन रहते हैं और कंपैरेटिवली अंदर यू कैन से कम पॉजिटिव आयन रहते हैं। इस तरीके से देखो, जब आप इस पिक्चर को देख रहे हो ना, तो इस पिक्चर में आप ध्यान से अगर मैं देखोगे ना, मैं इसको होल्ड कर देती हूँ, देखो देखो, जैसे ही इस पिक्चर को तुम ध्यान से देखोगे, ये देखो ये नॉर्मल स्टेट है, ये है इसका स्टेट, और यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके से दिखा रखा है, बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव बना रखे हैं दोनों साइड, इधर भी दोनों साइड पॉजिटिव बना रखे हैं, और अंदर कंपैरेटिवली तुम ध्यान से देखोगे ना तो अंदर तुम्हें नेगेटिव का एरो दिखेगा। ये देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसका मतलब सिर्फ कितना है कि बाहर कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और अंदर कंपैरेटिवली यू कैन से कम पॉजिटिव आयन है, इसलिए नेगेटिव एनवायरनमेंट है। ये कौन सी स्टेट है, पोलराइज स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें ये बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और बच्चे बहुत डरते हैं इस टॉपिक से। तो तुम नहीं डरोगे अगर तुम ध्यान से सुनोगे। देखो, अब क्वेश्चन आता है कि सेल किस तरीके से ऐसा स्टेट बना पाती है कि बाहर ज़्यादा पॉजिटिव आयन है और अंदर कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव आयन है, जिसके कारण हमने नेगेटिव ही घोषित कर दिया अंदर वालों को। देखो, 3 रीजंस हैं जिसके थ्रू अपनी जो सेल्स होती हैं या न्यूरॉन्स जो हैं वो एक पोलराइज स्टेट मेंटेन कर पाती हैं। ये रहे वो 3 रीजंस जिनको मैं तुम्हें एक एक करके बता रही हूँ। देखो, पहला लिखा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप। चलो पहला देखो, सोडियम पोटेशियम पंप। इस एनिमेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इस एनिमेशन में हो रहा है, देखो सोडियम आयंस आके चिपके, ठीक है। अब ये पलटेगा, ध्यान से देखना, ये पलटेगा। अभी तुम्हें थोड़ा एनिमेशन का वेट करना पड़ेगा। देखो ये पलटा, 3 सोडियम आयन बाहर निकले। अब आगे देखना, ये 2 पोटेशियम आयन आके इधर चिपके और वापस ये पलटेगा। देखो पलटा, ये देखो ये 2 पोटेशियम अंदर निकल गया। इसका मतलब क्या है, अब तुम ध्यान से सुनो मेरे साथ। मैंने तुमको बोला ये रही अपनी सेल, ठीक, यही है अपनी सेल। यहाँ मैं चाह रही हूँ कि मुझे बाहर की साइड पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है, अंदर की साइड नेगेटिव। यहाँ पे भी नेगेटिव, ये बाहर पॉजिटिव। तो इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल से पंप्स होते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ स्पेशल पंप होते हैं और ये एक पंप है। ध्यान से सुनो, इस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। इस पंप का नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। देखो, सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसका काम क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है। आई होप तुमने सेल चैप्टर पढ़ रखा है, और जब सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुमने ये भी पढ़ा होगा, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पढ़ रखा है ना ये सब चीज़ें। तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। ये तुमने पढ़ रखा होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर सेल में पढ़ रखा होगा। सो बेसिकली क्या होता है, इमेजिन करो अंदर की साइड, अब तुम ध्यान से सुनना जो आगे की बात मैं करना चाह रही हूँ। अंदर की साइड पोटेशियम आयंस खूब सारे पोटेशियम आयंस हैं, और बाहर की साइड सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा है। इतनी बात समझ आई। सेल के अंदर की साइड पोटेशियम ज़्यादा है, सेल के बाहर की साइड सोडियम ज़्यादा है। नॉर्मल कंडीशन में अगर तुम ग्रेडियंट देखोगे तो यही होता है ना, सोडियम अंदर आ जाएगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा। बट नहीं, हमारे पास यहाँ पर ऐसा नहीं होगा।
हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल पंप है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। ये थोड़ा सा उल्टा पंप है, इसको बस थोड़ी सी घूस खिलानी बाकी है। देखो तुम नहीं देखते नेताओं के साथ क्या होता है, क्या होता है मतलब देखते ना अपन, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं पहले से, पर फिर भी पैसे होने के बाद भी उनके पास पैसे आए चले जाते हैं। तो बस इतना सा याद रखो कि सोडियम पोटाशियम पंप ये ऐसा बीच का आदमी है। ये क्या करता है, जहाँ पे जो ज़्यादा होता है ना वहाँ पे उल्टा और वो चीज़ ज़्यादा डालता जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल से बोलूँ तो ये ऐसा गंदा वाला बिचौलिया आदमी है जो थोड़े से पैसे खाएगा। हमारे लिए पैसे का मतलब ATP है। ये एक ATP खाएगा और उल्टा माला माल कर देगा। बाहर की साइड सोडियम ज़्यादा है फिर भी सोडियम वहीं पटकेगा, और अंदर की साइड पोटाशियम ज़्यादा है फिर भी अंदर पोटाशियम पटकेगा। ऐसा है हमारा प्यारा सोडियम पोटाशियम पंप। सो सोडियम पोटाशियम पंप यूजेस 1 ATP, एक ATP यूज़ करता है। और हर बार जब जब ये एक ATP यूज़ करता है, ये बाहर से, ध्यान से सुनना, बाहर से, कलर चेंज कर लेते हो, देखो बाहर से 2 पोटाशियम को पकड़ता है, 2 पोटाशियम को बाहर से पकड़ के अंदर फेंक देता है। एट द सेम टाइम ये क्या करता है, अंदर से 3 सोडियम पकड़ता है, 3 सोडियम अंदर से पकड़ता है और इनको बाहर फेंक देता है। समझ गए? तुम ऐसे समझोगे पोटाशियम थोड़े बड़े हैं, मतलब 2000 के बड़े बड़े नोट हैं, मैंने एक बार में 2 पकड़ लिए, ठीक है, और क्या किया, बाहर से उठा के अंदर फेंक दिया जहां ऑलरेडी पोटाशियम ज़्यादा थे। और अंदर की साइड जहाँ पे बेचारे सोडियम पहले से ही कम थे, फिर भी मैंने एक बार में 3 सोडियम उठा के बाहर फेंक दिए। कहाँ? जहाँ पे ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा थे। इन शॉर्ट, रिच को और रिच बनाओ, जहाँ पे जो ज़्यादा है वहीं पे उठा उठा के फेंकते जाओ। हम तो चाहते हैं मतलब इतना गजब माहौल हो जाए कि बाहर ही सारा सोडियम चला जाए और अंदर सारा पोटाशियम चल जाए। क्लियर है ये बात तुम्हें? सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है ये तुम्हें क्लियर है? चलो अब आगे चलो। सेकेंड चीज क्या होती है, हमारे ये जो बेचारे न्यूरॉन्स है ना, इनके साथ एक और दिक्कत होती है। देखो ये बाहर की साइड पॉजिटिव है, अंदर की साइड नेगेटिव है। अंदर की साइड नेगेटिव बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, देखो तुम्हें पता है ना, तुमने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो अभी सुन लो। कुछ प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, कुछ प्रोटीन नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे अंदर की साइड ऐसे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि बड़े से नेगेटिव हैं, ऐसे इनके माथे पे अपन ना नेगेटिव लगा देते हैं, ये लो ये नेगेटिव है। तो अंदर ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि नेगेटिव हैं और बेचारे बाहर भी नहीं जा पा रहे। तो अगर तुम ऐसे नेगेटिव लोगों को अंदर भरते जाओगे तो माहौल और नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम ऐसे समझो कि भाई किसी जगह पे ऑलरेडी नेगेटिविटी है और मैं ऐसे गंदे गंदे लोग लाके वहाँ पे बिठा दूँ जो और गंदी बातें करते हो, तो वहाँ का माहौल और गंदा हो जाएगा ना। सिमिलरली अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी है, ठीक है, और कंपैरेटिवली हमने और ऐसे नेगेटिव लोग ला के बिठा दिए, ऐसे नेगेटिव प्रोटीन ला के बिठा दिए। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार अंदर नेगेटिविटी हुई कैसे सोडियम पोटाशियम पंप के कारण? ध्यान से सुनो। सोडियम पोटाशियम पंप में एक बार में 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं, दोनों पोटाशियम पॉजिटिव हैं, बट एक बार में सिर्फ 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं, और एक बार में 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं। तो तुम देखिए बाहर 3 जा रहे हैं, अंदर 2 आ रहे हैं, तो एक एक चार्ज का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए कंपैरेटिवली अंदर क्या हो रहा है, कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं और बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी। बचा कुचा मैंने उसके अंदर और ऐसे लोगों को भर दिया जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो सेकेंड रीजन क्या होता है, खूब सारे नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस और प्रोटीन अंदर की साइड होते हैं जो कि बाहर नहीं निकल पाते। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो अंदर का चार्ज कैसा बनाएंगे, और ज़्यादा नेगेटिव। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तीसरा रीजन देखो, 2 रीजन तुम्हें समझ आ गए। पहला सोडियम पोटाशियम पंप है, सेकंड है अंदर की साइड हम और ज़्यादा नेगेटिव प्रोटीन भरे चले जा रहे हैं जिसके कारण अंदर का एनवायरनमेंट और नेगेटिव हो गया। और तीसरा पॉइंट अगर तुम्हें ये क्लियर है ना, तुम्हें समझ आ गया पोलराइज स्टेट किस तरीके से मेंटेन रहती है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अंदर की साइड क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, ये अपनी मेम्ब्रेन है, अंदर की साइड नेगेटिव माहौल क्रिएट हो गया, बाहर की साइड पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो गया। अब क्या होता है, हमारे पास 4 टाइप के चैनल्स होते हैं, ये तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे पता है आज का लेवल जो है ना टॉपिक का वो थोड़ा सा हाई है, बट तुम्हें समझना पड़ेगा। हमारे पास 4 टाइप के आयन चैनल्स होते हैं, यानी कि इन शॉर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही हमारे पास 4 टाइप के आयन चैनल्स होते हैं, जिनमें से आयन चैनल्स की अगर मैं कैटेगरी बनाऊं, देखो पहला होता है हमारा जो मैंने अभी तुम्हें बताया, देखो ध्यान से सुनना, मैंने बताया ही नहीं, सॉरी, इधर देखो, लाइगेंड गेटेड। पहला चैनल क्या होता है, लाइगेंड गेटेड। लाइगेंड गेटेड क्या होता है, इसमें से कोई भी केमिकल आके अटैच होता है ना तब ये ओपन होते हैं। ध्यान से सुनना, वैसे ये बंद रहते हैं, ये मैं बंद हूँ, मैं लाइगेंड गेटेड चैनल हूँ, बट इसमें मेरे पास कोई स्पेसिफिक केमिकल ही होता है, स्पेसिफिक आयन होता है, वो आके बाइंड करेगा तो मैं खुल जाऊंगी। समझ आ गई बात? इतनी बात क्लियर हुई? ऐसे टाइप के होते हैं लाइगेंड गेटेड। दूसरे होते हैं मैकेनिकली गेटेड। मैकेनिकली गेटेड के अंदर क्या होता है, बेसिकली
कोई प्रेशर लगते ही खुल जाते हैं। जैसे सपोज करो मेरी यहाँ पे स्किन पे अंदर की साइड मैकेनिकली गेटेड होंगे, अंदर की साइड ये मुक्का लगते ही उनमें कुछ ना कुछ हो जाता है और वो ओपन हो जाते हैं। बात समझ आ गई? तो एक है लाइगेंड गेटेड जो कि आयन के चिपकते खुल जाते हैं, मैकेनिकली गेटेड भी बंद है, जैसे तुमने मुक्का मारा ये खुल जाएंगे, यानी कि तुमने कुछ प्रेशर लगाया, कुछ फोर्स लगाया, वो खुल जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं तीसरे, ऑलवेज ओपन, दे आर वेरी हैप्पी, हमेशा खुले रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने दो भाई आने दो, जाने दो भाई जाने दो, ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग खुले रहते हैं। यानी कि जो जहाँ पे ज्यादा होगा उस साइड से वो दूसरी तरफ चल जाएगा, इधर की साइड जो ज्यादा होगा वो इस साइड से उधर की तरफ चल जाएगा। क्लियर है? चौथा आ जाओ वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड का मतलब होता है जो कि वोल्टेज डिफरेंस से हिलते हैं। वोल्टेज डिफरेंस से हिलने का मतलब है जैसे यहाँ पे नॉर्मल मेंटेन्ड है, नॉर्मल मेंटेन्ड है कि भाई यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है, इस वोल्टेज में डिफरेंस आते ही ये ओपन हो जाते हैं। बात वापस से सुनेंगे कान खोल के। चार टाइप के चैनल्स होते हैं तुम्हारे पास। एक होता है लाइगेंड गेटेड जो कि बेसिकली आयन, स्पेसिफिक आयंस के बाइंड होते खुल जाता है। एक होता है मैकेनिकली गेटेड, जैसे मुक्का पड़ता है कोई प्रेशर आता है ओपन हो जाता है। ऑलवेज ओपन, हमेशा ही खुले, कोई दिक्कत नहीं, आने दो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा होता है हमारे पास वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड क्या करता है, हल्का सा वोल्टेज में डिफरेंस आते ही ओपन हो जाते हैं। इनको लगता है अरे यार वोल्टेज में डिफरेंस आया, ओपन हो जाओ। क्लियर है? चार टाइप के चैनल्स को लेकर ही मैं तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट समझा रही हूँ जो कि तीसरा पॉइंट है। देखो नॉर्मल कंडीशन में वो जो ऑलवेज ओपन वाले हैं ना, ऑलवेज ओपन वाले वो ज़्यादा परमिएबल होते हैं। कौन से वाले? देखो अब ऑलवेज ओपन वाले यार बहुत सारे होंगे, ऐसा तो है नहीं ना कोई स्पेसिफिकली होगा। तो कुछ पोटेशियम वाले होते हैं, कुछ सोडियम वाले गेट होते हैं, कुछ कैल्शियम वाले गेट होते हैं, ऐसे कई कई टाइप के गेट होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आपकी जैसे ये मेम्ब्रेन है, इस कंडीशन में ये रहा पोटेशियम वाला, ये दूसरे कलर से बना दिया मैंने सोडियम वाला, ये नॉर्मल गेटेड चैनल की बात चल रही है, और ये रहा तुम्हारा ये कैल्शियम वाला। नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ पोटेशियम वाले ओपन रहते हैं। पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जब पोलराइज स्टेट होती है उस कंडीशन में सिर्फ पोटेशियम वाले ही खुले रहना पसंद करते हैं, बाकी उन्हें कोई पसंद नहीं है बाकी कुछ खुले। तो ये बंद है, ये बंद है, पोटेशियम वाला खुला है। तुम्हें पता है पोटेशियम किस साइड ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है, इस साइड तो सोडियम ज़्यादा है, तो पोटेशियम इधर से और लीक करता जा रहा है। यानी कि ऑलरेडी हमारे पास माहौल नेगेटिव है अंदर, और बचा कुचा ये गेट और खोल दिया पोटेशियम का, तो वो और बाहर निकल निकल के जा रहा है, तो वो भी निकल के चल जाएगा, तो हमारे पास पोटेशियम बचेगा ही नहीं। पोटेशियम नहीं बचेगा तो अंदर की साइड और नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाएगा। इस बात को मैं क्विकली रिकैप कर देती हूँ जो भी मैंने बोला है। देखो एक स्टेट अपन को मेंटेन करनी है, वो है पोलराइज स्टेट। पोलराइज स्टेट को मेंटेन करने के लिए तीन फैक्टर वर्क करते हैं, जिनमें से पहला फैक्टर क्या था हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, अंदर की साइड से 3 सोडियम आयन को पकड़ के बाहर फेंकता है और बाहर से 2 पोटेशियम के आयन पकड़ के अंदर फेंकता है। तो क्योंकि बाहर 3 गए अंदर 2 गए तो नेगेटिव हो गया ना यार, एक कम आया ना यहाँ पे, तो कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में नेगेटिव हो जाता है अंदर। सेकंड पॉइंट देखो सेकंड पॉइंट क्या होता है, अंदर की साइड कुछ नेगेटिव लोगों को भर रखा है अपन ने, नेगेटिव प्रोटीन्स को, जो बेचारे क्या होते हैं बाहर ही नहीं निकल पाते, निकल ही नहीं पा रहे, तो अंदर नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, नॉर्मल कंडीशन में जो अपने ऑलवेज ओपन वाले चैनल्स होते हैं ना, जो हमेशा खुले रहते हैं, सोडियम का भी होगा, पोटेशियम का भी होगा, कैल्शियम का भी होगा, ऐसे बहुत सारे आयंस का होगा। सो नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ पोटेशियम वाला खुला रहता है, सोडियम वाले बंद रहते हैं, सोडियम वाले से सोए रहते हैं, ठीक है सोए भैया सो, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम वाला खुला है तो डेफिनेटली वो तो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, जहां ज्यादा होगा वहां से उठा उठा के चीजों को बाहर फेंकेगा। तो तुम्हें पता है नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम अंदर ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, तो यहाँ से पोटेशियम अगर भेजना है तो तुम्हें अंदर से बाहर भेजना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास ऑलरेडी बेचारा अंदर की साइड पॉजिटिव कम है, तुम बचा कुचा यहाँ से और पोटेशियम उठा उठा के बाहर फेंक दो, बस बात खत्म, पिक्चर खत्म। अंदर की साइड नेगेटिव बन गया, बाहर की साइड पॉजिटिव बन गया। विद दिस मैं सम अप करती हूँ मेरा पहला पॉइंट, पोलराइज स्टेट कैसे मेंटेन रहता है। आई नो आज के लेक्चर में तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे समझ ही नहीं आ रहा मैम क्या बता रही है, बट बेटा मान जाओ मेरी बात, लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आओ देखो, सो दिस इज पोलराइज स्टेट, क्लियर है। अब आगे देखना, ये देखो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। मुझे पोलराइज स्टेट से न्यूरॉन को डीपोलराइज स्टेट में पहुंचाना है। मेरा मेन मोटो क्या है, ये अपनी न्यूरॉन चल रही है, ये एक्सॉन आ गई, ठीक है। फिर यहाँ से भी वही न्यूरॉन का सेल बॉडी हो रहा है और ये मेरी एक्सॉन आ गई। मैं चाहती हूँ अंदर की साइड क्या रहे, हमेशा नेगेटिव माहौल रहे, अंदर की साइड फिक्स रहे, अंदर की साइड नेगेटिव माहौल रहे, और बाहर की साइड हमेशा पॉजिटिव माहौल रहे।
बस समझ गए तुम, इतना मैं चाहती हूँ। अभी यार डेफिनेटली अगर मैं इसी स्टेट में रहूँगी ना तो मेरा ज़िंदगी में कुछ भी काम नहीं होने वाला। अभी मुझे स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। अब होगा क्या, देखो जैसे यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर मेरा एक गेट है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर है मेरा मैकेनिकल, कोई सा भी बता दो, कोई सा भी गेट बना दो, मैकेनिकल गेट है, ध्यान से सुनना। कोई स्टिमुलस आया, देखो सपोज करो मेरे किसी ने मुक्का ही मार दिया, होता है ना यार, चलते फिरते किसी ने मार दी, अपन को होता है कभी कभी, अपन चलते चलते एकदम से किसी से टच हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, लग जाती है बहुत बुरी, तो अपन को फील होता है ना, आह दर्द होता है। तो वो तुम्हें कैसे होता है वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। देखो जैसे मैं चल रही हूँ, सपोज करो चलते चलते किसी ने आगे मेरे चांटा मार दिया, है ना, जैसे ही उसने मेरे चांटा मारा सपोज करो, तो उसने प्रेशर लगाया मेरे यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरी स्किन के नीचे डेफिनेटली यार चारों टाइप के गेट होंगे, मैकेनिकल भी होंगे, आयन भी होंगे, वोल्टेज भी होंगे, ऑलवेज ओपन वाले भी होंगे। तो उनमें से मैकेनिकल वाले को सदमा लग जाता है, अरे यार चाटा मार दिया इसने मेरे, तो एकदम से मेरे को सेंसेशन होगा। उसके चलते मेरा यहाँ वाला ये गेट ओपन हो जाएगा। मैंने तुम्हें यही बताया था, मैकेनिकली गेटेड का फंडा है, जैसे इस पर प्रेशर लगेगा ना वैसे ही ओपन हो जाएगा। तो चांटा पड़ते ही ओपन हो गया, ठीक। अब ये क्या करेगा, जैसे ओपन होगा ये एकदम से काम करने लग जाएगा, अरे यार चांटा मार दिया किसी ने मेरे को। अब ये क्या करेगा, देखो बाहर से ये आयंस को अंदर फेंकने लग जाएगा। सिंपल सी बात है ना, इसका काम है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। ये मैं मान लो सोडियम वाला मैकेनिकली गेटेड खुल जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकली गेटेड जैसे खुलता है ना, सोडियम अंदर आने लग जाता है। बाहर जो तुमने भर भर के पॉजिटिव आयन बना रखा था ना, वो उनमें से सोडियम अंदर आने लग जाता है। तो अब यहाँ पे कुछ सोडियम आयन आ चुके हैं, ये देखो अंदर आ चुके हैं कुछ सोडियम आयन, ये लो आ गए। अब अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी तुम इमेजिन करो, मैं अपनी ये जो ओवरऑल एक्सॉन की लेंथ है ना, मैं इसको छोटे छोटे सेगमेंट में कर देती हूँ, समथिंग लाइक दिस। देखो ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट्स बना लिए। अपनी एनसीईआरटी ने एक्चुअली इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है, दिस इज ए सेगमेंट, दिस इज बी सेगमेंट, दिस इज सी सेगमेंट एंड लाइक दिस, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये सोडियम अंदर आया तो डेफिनेटली ये तो आगे पीछे जाएगा, अब सोडियम बैठा थोड़ी रहेगा, सोडियम अंदर घुसा, उसने कहा अरे वाह यहाँ पे भी कुछ है, चलो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो इमेजिन करो कुछ सोडियम इधर जा रहा है कुछ इधर जा रहा है। अभी हमारा मतलब यहीं से ही है, इमेजिन करो सोडियम घूमता घूमता इधर आ गया, ये लो ये सोडियम आयन अंदर आ गए। जैसे ही ये सोडियम आयन अंदर आएंगे तो भाई ये यहाँ का माहौल हिला देंगे। देखो ध्यान से सुनो, अंदर अभी बहुत ही सुस्ती भरा नेगेटिव माहौल है। कितना नेगेटिव माहौल है मैंने तुम्हें बताया था, अंदर समथिंग -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक। अंदर -70 मिलीवोल्ट होता है, उसके चलते क्या होता है, एकदम से मैकेनिकली गेटेड खुला, सोडियम अंदर है, सोडियम अंदर है तो भाई सोडियम तो पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो जैसे ही वो अंदर आएंगे ना थोड़ा सा इन्वायरमेंट नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। ध्यान से सुनो, तो अगर मैं -70 बोल रही हूँ तो थोड़ा सा नेगेटिव में थोड़ा सा पॉजिटिव आया तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेती हूँ -60 मिलीवोल्ट हो गया। इतना समझ लो, इसी चीज को मैं ग्राफ से समझाऊँ। अब देखो दिस इज द ग्राफ, सुन रहे हो, इस ग्राफ को ध्यान से देखना और समझना भी और सुनना भी है। देखो ये मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे माहौल -70 हो रहा है, ये -70 वही सिचुएशन है जिसको मैं पोलराइज स्टेट बोल रही हूँ। अभी सडनली मेरे मैकेनिकली गेटेड चैनल खुले, मैकेनिकली गेटेड चैनल खुलते ही सोडियम अंदर भागे, सोडियम अंदर आए तो अभी वो सेक्शन ए के अंदर आए। सेक्शन ए में जैसे ही सोडियम आया उसने पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू कर दिया। पॉजिटिव एकदम से तो सब कुछ पॉजिटिव होता नहीं, थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, छोटू सा पॉजिटिव होगा, तो आपका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तुम मैथ्स वाले बच्चे इजीली समझ पा रहे हो ना, नेगेटिव है तो पहले -70 फिर -60 -50 कुछ इस तरीके से ग्राफ पॉजिटिव जाएगा। तो ये जो -70 है ना वो थोड़ा सा ग्राफ जो है वो ऊपर जाके -60 हो जाएगा, ठीक है। -60 वैल्यू को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। और -70 तो अपना वही रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि इस पर कुछ काम नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। एक बार वापस पिक्चर सुनेंगे, -70 पे कुछ नहीं हो रहा, अंदर की साइड नेगेटिव है, बाहर की साइड पॉजिटिव है। हमने इस पिक्चर में थोड़ा सा बदलाव लाया, हमने सोडियम को अंदर पहुंचाया। सोडियम कौन सा चार्ज लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव, तो अंदर जैसे ही घुसेंगे थोड़ा तो पॉजिटिविटी फैलाएंगे यार, तो थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाते ही -70 से चार्ज -60 पहुंच जाता है, यानी कि अभी थोड़ा सा कुछ छोटी सी बूंदे डाली है हमने पॉजिटिविटी की, तो -60 हुआ। -60 को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, और क्योंकि -70 पे कुछ नहीं हो रहा था इसलिए हम उसको बोल देते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आ चुके हो तुम थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, जो कि यहाँ पे -55 लिख रहा है, अपन ने -60 पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही
इस सेगमेंट की बात चल रही थी। ये कौन सा सेगमेंट है? सेगमेंट ए। यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ इधर रुको रुको रुको, इसको इधर ले आओ। मैंने कुछ सोडियम को अंदर एंटर कराया। जैसे ही मैंने कुछ सोडियम को एंटर कराया, यहाँ पे -70 से कितना पहुंचा दिया मैंने? -60। इसको मैंने क्या बोला? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। बस अब ये परफेक्ट टाइम है। जैसे ही ऐसा कुछ होगा, वोल्टेज में डिफरेंस आ गया, मेंटेन आपको -70 करना था, अभी आपने -60 कर दिया, वोल्टेज में डिफरेंस आ गया, तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ना, उनकी नींद खुल जाएगी। ओह, किसने वोल्टेज चेंज किया? देखो, ये रहे हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल। ये देखो, मैं 2 ही चैनल बना रही हूँ। ये रहे, ये अभी सोए पड़े थे। इमेजिन करो, ये किसका है? सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है। और इस साइड में बना देते हैं दूसरा, ये ब्लैक कलर का, ये है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये रहा, ये रहा, ये कौन सा है? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब इन दोनों में से सोडियम वाला बहुत ही फुर्तीला होता है, पोटेशियम वाला बड़ा ही आलसी होता है। देखो, सोडियम वाला जो है वो एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक, वेरी मच एक्साइटेड। और जो पोटेशियम वाला है ना, ये देखो, ये थोड़ा सा कम एक्साइटेड है, थोड़ा सा कम एक्साइटेड है। एक्साइटेड तो है बट थोड़ा कम एक्साइटेड है। तो जैसे ही सोडियम अंदर एंटर किया ना, ध्यान से सुनना, जैसे ही सोडियम अंदर एंटर किया, वैसे ही ये दोनों जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ना, ये एकदम से जग जाते हैं। अरे अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? बट सोडियम पहले जग जाता है। सोडियम ऐसा हो गया जैसे एकदम से नहीं, मम्मी उठाती है, बेटा उठ जा, सोडियम पहले फटाफट खड़ा उठ जाता है। और पोटेशियम वैसा टाइप का बच्चा जो कहता है, अरे मम्मा 2 मिनट, अरे मम्मी 5 मिनट, ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं ना, तो पोटेशियम थोड़ा टाइम मांगता है खुलने के लिए। सोडियम झट से खुल जाता है। समझ गए? अब सोडियम जैसे ही खुल जाता है, भाई वोल्टेज गेटेड चैनल है, खुलेगा तो कुछ ना कुछ तो आवाजावी होगी। अब क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही काम करता है, तो मैंने तुमको बता रखा है, सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर पोटेशियम ज्यादा है, ये तो तुम सबको याद ही है। अभी वोल्टेज गेटेड चैनल किसका खुला है? सिर्फ और सिर्फ सोडियम का खुला है, तो भर भर के सोडियम अंदर आने लग जाएगा। ठीक है, मुझे पता है ये पिक्चर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, मुझे खुद को फीलिंग आ रही है, बच्चों को बहुत लग रहा होगा कि यार ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट कुछ भी नहीं है। सोडियम और पोटेशियम का खेल है, बस तुम्हें इतना ही समझना है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, अंदर पोटेशियम ज़्यादा था, बाहर सोडियम ज़्यादा था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सोडियम अंदर लाए, जैसे ही सोडियम अंदर लेके आए, अंदर का ना सारा कुछ सिस्टम हिल गया। सिस्टम कैसे हिल गया? -70 से -60 पहुंच गया। जैसे ही सिस्टम हिल जाता है, वोल्टेज गेटेड चैनल एकदम से खुल जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल में आपको 2 के बारे में पढ़ना है, एक सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, एक पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्विकली उठ जाते हैं, इनकी मॉर्निंग जल्दी हो जाती है। और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल वो वैसे टाइप बच्चे, अरे मैं अभी उठ रहा हूँ 2 मिनट में, ऐसे टाइप के। तो जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, इमीडिएटली चीज़ों की आवाजावी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सोडियम का ही खुला है, तो भाई सोडियम बाहर से अंदर आने लग जाएगा। जैसे ही अंदर सोडियम आने लग जाएगा, तुम समझ रहे हो, अंदर भाई भर भर के पॉजिटिव माहौल हो जाएगा। तो तुम्हारा ग्राफ जो था ना, जो मैंने अभी तुम्हें ग्राफ बना के दिखाया था, मैंने -70 से उसको थोड़ा सा ऊपर लिया था। कितना लिया था? -60। अभी तुम और ऊपर ले जाओ, ये लो, मस्त ऊपर ले जाओ। अब आऊंगी मैं ग्राफ पे, तुम्हें ध्यान से देखना है उस ग्राफ को। ये देखो, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो -70 से -55 या -60 पहुंच गया। और अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, सोडियम अंदर घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है, घुसता जा रहा है, तो अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते +30 तक पहुंच गई। समझ रहे हो? इतना ज़्यादा धमाल मचा दिया अपन ने अंदर, कि अंदर जितना नेगेटिविटी था ना, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिविटी भर दी हमने, अंदर खूब सारे सोडियम भेज दिए। ठीक है, जितने ज़्यादा तुमने सोडियम अंदर भेजे, डेफिनेटली अंदर वो पॉजिटिविटी बढ़ाते गए। तो ऐसा हुआ होगा, -60, -50, -40, -30, 0 तक पहुँच गए, +10, +20, +30, +30 तक पहुँच गए। +30 तक आते ये पीक अटेन हो जाती है। उस पीक को तुम बोलते हो एक्शन पोटेंशियल। क्या बोला जाता है इस पीक को? हमारा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, +30 तक आते आते वोल्टेज गेटेड चैनल जो सोडियम वाले ना, वो थक जाते हैं। यार क्या है यार, ये क्या काम बोरिंग सा दे दिया, सोडियम अंदर घुसाते जाओ, घुसाते जाओ, घुसाते जाओ। वो थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उनको कोई मजा नहीं आता इस काम में, तो वो वापस से बंद हो जाते हैं। समझ गए? इतनी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में क्लियर है? सोडियम वोल्टेज गेटेड पहले खुल गया, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड अभी भी उठ ही रहा है, अभी भी सोच रहा है उठूं कि नहीं उठूं। इतनी देर में पोटेशियम की बदले सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ने तो धमाल मचा दिया, खूब सारे सोडियम को अंदर घुसा दिया, खूब बढ़िया पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर दिया और +30 एक्शन पोटेंशियल पहुंचा दिया। इतनी देर में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल थक जाते हैं, थक के बंद हो जाते हैं। ठीक, जैसे ही बंद हुए उतने में ये हमारे माश है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो अभी जग ही रहे, जगते, अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया करके वो जग जाते।
इतनी बात क्लियर है तुमको? अभी मैं इस पिक्चर को यहीं छोड़ रही हूँ, अब तुम आगे सुनोगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक अपन पॉजिटिव माहौल बना चुके थे ए में, ठीक है। अब मुझे बी में बनाना है। देखो बी में मैं किस तरीके से बनाऊंगी, बस थोड़ी सी पिक्चर तुम्हें समझनी बाकी है। देखो ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे खूब सारे सोडियमों को घुसा दिया, खूब सारे सोडियमों को अंदर डाल दिया पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। सोडियम सोडियम सोडियम, इतने खूब ही सारे सोडियमों को बढ़ा दिया अपन ने। ये लो, बढ़ गए सोडियम। अभी मैंने क्या किया, इस बीच में मेरे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ही बंद हो गए। अभी सोडियम बेचारे बाहर कैसे जाएंगे? तो कहते हैं यार क्या करें। देखो किसी की बस छूट जाती है, वो क्या करता है, सोचता है यार आज की तो बस है नहीं, कल की होगी बस, चलो घूम लेता हूँ। ऐसा सेम सोडियम सोचता है यार मेरे गेट तो बंद हो चुके हैं, अब मेरे पास बाहर जाने का रास्ता तो है नहीं, तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ, थोड़ा और घूम लेता हूँ। तो अब ये घूमते घूमते सेक्शन ए से सेक्शन बी में जाने लग जाएगा। समझ गए? सेक्शन ए से सेक्शन बी में जाएगा। तो अभी तक जब तुमने चेंजेस किए थे, स्टार्ट किया था तुमने सेक्शन ए पोलराइज स्टेट में। जैसे ही तुमने इतनी धमा चौकड़ी मचाई, ये ऑटोमेटिकली कौन सी स्टेट में पहुंच गया? डीपोलराइज स्टेट में। तो अभी आपका ए कौन सी स्टेट में है? डीपोलराइज। और इस टाइम पे आपका बी कौन सी स्टेट में है? पोलराइज स्टेट में। समझ गए? अब तुम्हें चेंज करना है, पिक्चर को तुम्हें चेंज करना है। अब तुम चाहते हो ए वाला वापस से पोलराइज हो जाए, और अब हम चाहते हैं कि बी वाला डीपोलराइज हो जाए। तो अब आप क्या करोगे, इन सोडियम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दोगे। बस कुछ नहीं, सोडियम मन चले हैं, आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही सोडियम यहाँ बढ़ जाएंगे, इन्होंने वापस से क्या किया, यहाँ का एनवायरनमेंट फिर चेंज कर दिया। अरे भाई अभी तक तो ये यहीं पे थे, तो इन्होंने यहाँ का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन कर दिया। क्यों? क्योंकि वोल्टेज में डिफरेंस आया। अभी यहाँ पे अच्छा खासा -70 मिली वोल्ट चल रहा था, एकदम से अंदर घुसे, इन्होंने माहौल चेंज कर दिया। जैसे ही माहौल चेंज किया, यहाँ पर कैसा हो गया होगा? -60 मिली वोल्ट। वापस सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आ गया, वापस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए। वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन में से सबसे पहले कौन सा होता है? सोडियम। भर भर के सोडियम अंदर घुस जाएंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये वाला स्टेट जो तुम्हारा पोलराइज है ना, अब क्या होगा, ये डीपोलराइज हो जाएगा। इट विल बिकम डीपोलराइज। मीनवाइल, अब तो मेरी पिक्चर ध्यान से सुनोगे। मीनवाइल यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे सोडियम बंद हो चुका है बट पोटेशियम जग जाएगा। तो मैं इस पिक्चर को थोड़ा क्लियर कर रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बी वाले को कौन सी स्टेट में पहुंचा दिया है? डीपोलराइज स्टेट में, ठीक है। और ए वाले को मैंने किस में पहुंचाना है वापस से? पोलराइज स्टेट में। तो मैंने क्या किया, सारे सोडियम इधर खिसका दिए। तो वही सारा जो चेन मैंने तुम्हें बताया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया, खूब सारा सोडियम अंदर आके एंटर कर गया। मीनवाइल तुम्हारी यहाँ पे पिक्चर क्या होगी, यहाँ पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे। देखो ये रहे तुम्हारे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जो कि अभी बहुत लेट सो के उठे। कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई, बट बढ़िया है, उड़ गए। अब ये क्या करेंगे, जैसे खुलेंगे वो बोलेंगे अच्छा पूरा गेम ही चेंज हो गया, अंदर सोडियम कैसे ज़्यादा आ गया। वो मतलब कुछ समझ ही नहीं पाता ये क्या हुआ है, बट वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपने हिसाब से काम करूँगा। ये क्या करना शुरू करता है, यहाँ से पोटेशियम को बाहर भेजना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, यहाँ से पोटेशियम को अंदर से बाहर फेंकना शुरू करता है। जैसे ही ये पोटेशियम को बाहर फेंकना शुरू करता है, एट द सेम टाइम सोडियम आगे बढ़ने लग जाते हैं। तुम समझ रहे हो, मैं सोडियम हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, और इसी टाइम पे यहाँ से पोटेशियम बाहर निकलने लग गया। तो वापस से वही नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होने लग गया। इस टाइम पे वापस से एक बार फिर डीपोलराइज स्टेट से आप कौन सी स्टेट में पहुंच जाते हो? यू रीच टू रीपोलराइज स्टेट। आप कौन सी स्टेट में पहुंच जाते हो? डीपोलराइज से आप रीपोलराइज स्टेट में पहुंच जाते हो। क्लियर है? एट द सेम टाइम इधर की साइड क्या होता है, पिक्चर में पोलराइज स्टेट में था वो बंदा डीपोलराइज में पहुंच जाता है। मतलब सिंपल सी पिक्चर है भाई, पहले मैं पोलराइज स्टेट में बैठी हूँ, मेरे साथ इतनी घटना हो जाएगी, सोडियम अंदर आ जाएगा भर भर के, मैं डीपोलराइज स्टेट में पहुंच जाऊंगी। मेरा बगल वाला भी पोलराइज स्टेट में। अब मेरे को मेरे अंदर इतने सारे परिवर्तन करके सोडियम आगे बढ़ जाएगा। जब सोडियम आगे बढ़ जाएगा, इस टाइम पे मेरे पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, मैं पोटेशियम बाहर फेंकने लग जाऊंगी। तो मेरे अंदर सारा पॉजिटिव माहौल खत्म। मैं एक बार फिर से कौन सी स्टेट में आ जाऊंगी? पोलराइज, यानी कि मैं इसको वापस से रीस्टोर कर रही हूँ, तो मैं रीपोलराइज स्टेट में आ जाऊंगी। इस टाइम पे ये मेरा जो बगल वाला बी बनता है ना, ये बी जो पोलराइज स्टेट में था वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? डीपोलराइज स्टेट में। और डीपोलराइज स्टेट में अब ये इसके अंदर वही एक्टिविटी होंगी, बस कुछ नहीं होगा, यही सेम चीज चलती जाएगी। ए से बी, बी से सी, सी टू डी, ऐसे करते 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 ये आपके न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाएंगे।
पिक्चर क्लियर है, आई होप क्लियर है। बस मैं तुम्हें एक बार क्विक रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि आई पर्सनली थिंक ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हमने बात शुरू की थी, ये हमें करवाना था, ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, तुम देख रहे हो, अब तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ए देखो, रुको रुको रुको, एक बार स्टार्ट होने दो। ये देखो स्टिमुलस आया, ए से बी से सी से डी, समझ गए? यही चीज अपन कर रहे हैं। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, अब तुम एरोस को देखो, प्लस माइनस, ये देखो नेगेटिव, ये इधर चेंज हुआ। ये जो चेंज हो रहा है ना, यही बात मैंने तुम्हें पूरी समझाई है। और ऐसा करते 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 आप इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से करते करते एंड तक पहुँचा देते हो। ऐसा क्यों करते हो मैं तुम्हें बताऊंगी, बट आई होप ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि हम ऐसा करते करते ये सारे चेंजेस लाते 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 इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं। अब मैं एक सबसे फनी बात बताती हूँ आज के पूरे लेक्चर की। जितनी देर मैंने तुमको ये समझाने में लगाया ना कि यहाँ से इंफॉर्मेशन पहुँचते 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 एंड तक किस तरीके से पहुँचती है, हमारा आज का मेन लेक्चर ही इस पे आधारित था। ये पूरा काम तुम्हारी बॉडी कितनी देर में कर लेती है? 130 मीटर पर सेकेंड। वापस सुनो, 130 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तुम्हारी बॉडी ये काम करती है। तो आप मान के चलो कि आप सब इंटेलिजेंट हो भाई। आप ये सारा काम जो समझ नहीं पा रहे हो ना इतनी देर से, वो आप कितनी बारी कर चुके हो इतनी देर से। सो एवरी वन ऑफ अस इज इंटेलिजेंट। इसका कंक्लूजन जो मैसेज है वो यही है, हम सब कुछ कर सकते हैं। देखो अगर हम इतनी स्पीड से इतनी जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये है आज के लेक्चर का कंक्लूजन, ठीक है? सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आई नो कि डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, प्लस टफ भी रहा है, बट इससे क्वेश्चन आ भी चुका है। अब मैं क्वेश्चन तुमको एक बार बता देती हूँ एंड अप करने से पहले। इससे पहले ही क्वेश्चन यही आ चुका था कि बाहर की साइड जब भी एक्सॉन की बात होती है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बाहर की साइड पॉजिटिविटी वाला एनवायरनमेंट बनाने के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो याद रखो सोडियम। और अंदर की साइड कौन सा वाला आयन ज़्यादा होता है? नेगेटिव एनवायरनमेंट है बट फिर भी पोटाशियम अंदर होता है, ठीक है? ये बात याद रहेगी। अब एक बार फटाफट सम अप कर लेते हैं पूरी चीज को। देखो देखो, तीन चीजें थी जिसके कारण पोलराइज स्टेट मेंटेन कर रहे थे हम। सोडियम पोटाशियम पंप जो कि एक एटीपी यूज करता है, भर भर के 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 2 पोटाशियम अंदर डालता है। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था, अंदर की साइड खूब सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन थे जो कि अंदर का माहौल और नेगेटिव बना रहे थे। तीसरा, नॉर्मल कंडीशन में जो पोटाशियम के जो चैनल्स है ना वो खुले रहते हैं, जिसके कारण खूब सारा पोटाशियम अंदर से बाहर निकल जाता है, तो और नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। हम चाहते हैं ये एनवायरनमेंट चेंज हो। हम चाहते हैं कि हम देखो ऐसा, ये देखो ये वाली तुम्हें बहुत अच्छी इमेज मिली मुझे। ये देखो, ये आपको गिफ्ट जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है, आपके इस पाँव से कुछ एक्शन किया आपने, ये हो रहा है आपकी न्यूरॉन्स में। देखो इन्फॉर्मेशन ऐसे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। और ये क्या हो रहा है, जो मैंने तुम्हें पूरी पिक्चर समझाई है वो ही हो रहा है। क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से एक्शन हुआ, सोडियम अंदर एंटर करे, सोडियम के अंदर एंटर करते ही माहौल बदल गया कुछ इस तरीके से। -70 से वो -60 पहुंच गया। -60 पहुंचते वोल्टेज जितने भी कैल्शियम नहीं, सोडियम एंड पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम पहले खुलता है, पोटाशियम बाद में खुलता है। सोडियम पहले खुल के खूब सारे सोडियम को अंदर घुसा देता है, तो यहाँ का एरिया क्या हो जाता है, पोलराइज से डीपोलराइज हो जाता है। अब वो सोचता है अरे यार थक गया मैं, क्या टाइम पास चल रहा है, बंद हो जाता हूँ, ठीक है? इस टाइम तक आलसी पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाता है। वो क्या करता है, अंदर से पोटाशियम बाहर निकाल के फेंक देता है। मीनवाइल सोडियम बेचारे अंदर फंस जाते हैं तो वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा करके ये ए सेक्शन को वापस से नेगेटिव बना देते हैं। इससे अंदर वाली जगह जो है, जो डीपोलराइज हुई है, वो रीपोलराइज हो जाती है। एंड ये सेम एक्टिविटी बी वाली जगह पे होती है। बी वाली जगह जो पहले पोलराइज स्टेट में थी, अब वो डीपोलराइज होगी। और जब यही चीज सी में होगी तो वो वापस से रीपोलराइज स्टेट में हो जाएगी। क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट आई होप ये जो पॉइंट मैंने तुम्हें बताया ना, पोलराइज, डीपोलराइज एंड रीपोलराइज, इस पूरी पिक्चर को तुम एक बार लेक्चर बंद करके बस एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना हुआ क्या है। उस पिक्चर को अगर तुम एक बार पेन पे लिख लोगे, सो आई एम वेरी मच श्योर कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है? विद दिस वी आर एंडिंग दिस लेक्चर, और हम अगले लेक्चर में ये जो फाइनल, ये सारा जो अपन ने किया है ना काम, ये क्यों किया है वो हम उसे लास्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।